अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ईरान ने भी दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया है कि अगर आपने आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, इस पूरे इलाके से तेल का एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। अब इस पूरी लड़ाई में एक तीसरा मोड़ आ गया है, वो है चीन का। चीन ने यूएस के ऐलान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि आप एक तरफा ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। जहां हमारे हित टकराएंगे, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। तो ऐसे में सवाल तीन है। पहला कि सालों से यूएस ईरान के खिलाफ पहले से प्रतिबंध लगाता रहा है, तो अब नया प्रतिबंध क्या लगा लेगा और क्या इस प्रतिबंध के आगे ईरान घुटने टेक देगा। दूसरा कि अगर चीन इसमें बीच में आता है और अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाता है, तो ये क्या लड़ाई पूरे खतरनाक मोड़ पे पहुंच जाएगी। और तीसरा, इस पूरी लड़ाई में भारत कहां दिखेगा अरे प्रतिबंध और ज्यादा बढ़ता है। तो आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान। पूर्व विदेश सचिव शशांक साहब हैं, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट डॉक्टर थॉमस बेत्तू साहब हैं, यूएसए से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार लंदन से नरेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शशांक सर आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये कि यूएस पहले से ही कई सालों से ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाता रहा है। अभी प्रतिबंध वो लागू है ही, थोड़े बहुत बीच बीच में कुछ रियायतें दी गई। अब जब कह रहा है कि हम अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाएंगे, तो ये आर्थिक प्रतिबंध क्या हो सकते हैं? इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो खैर नेवल ब्लॉकेड को बढ़ाएंगे और जो ईरान के शिप्स खाड़ी के अंदर हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना कोई बाहर से कोई आ पाएगा। तो एक तो डायरेक्टली ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगेगा कि उनका ऑयल बिल्कुल शिपमेंट बंद हो जाएगा। दूसरा, वो चाह रहे हैं कि जो भी थर्ड कंट्रीज अगर बीच में वो ईरान की किसी तरीके से भी तो आए, वो जो पुराने जमाने में कहते थे कि या तो आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ नहीं है तो दूसरे के साथ में है, तो फिर हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो जो ऐसे देश हैं थर्ड कंट्रीज को, जैसे भारत है या और देश हैं, अगर वो अमेरिका के साथ में नहीं चलते हैं तो फिर उनके ऊपर होगा। लेकिन सबसे पहले भारत बाद में आएगा। पहले खाड़ी के जो और अरब देश हैं उनके ऊपर ये सबसे पहली बार प्रतिबंध लगेगा कि अगर वो अमेरिका को मदद नहीं करते हैं तो उनको भी ईरान की मदद करने वाला माना जाएगा। और तीसरा, चीन के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि भी चीन के ऊपर भी जो उनको भी हमारे साथ में मिलकर चलना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि चीन जो है इस तरीके से वहां से तेल वगैरह लेने का प्रयास करे। चीन ने ऑलरेडी अपना थोड़ा तेल कम कर दिया है ईरान से। वो कुछ और तरह के अपने उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा लिए हैं, कुछ नॉन एनर्जी जो है दूसरे टाइप के ऑयल गैस के अलावा और तरह के उस पर एनर्जी पे ज्यादा चल पड़े हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब नई चीजें होंगी। ईरान ने अपने तरीके से इसका रिएक्शन दिया है और अमेरिका सोचता है कि शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में जो है ईरान के ऊपर, इसमें ईरानियन लोग जो है बहुत सफर करेंगे और हो सकता है कि वो रिजीम चेंज का जो उनका पुराना आइडिया था वो शायद लॉन्ग टर्म में सफल हो जाए। इसमें तीन चीजें आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक तो ईरान के खिलाफ जो लॉन्ग टर्म उनका आइडिया था कि रिजीम चेंज का शायद वो पूरा हो जाए, क्योंकि वहाँ खुद दो का व्यू निकल के सामने आ रहे हैं ईरान के भीतर भी कि लंबे समय तक वॉर हम कर नहीं सकते। तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, हम डायलॉग करेंगे नहीं। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे सैंक्शन का खाड़ी के देशों में और इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? डॉक्टर थॉमस बेत्तू साहब। लक्ष्मण जी, थैंक यू। नंबर वन, मेरे को शशांक साहब जो बोला उसके I want to respond to that. I think I completely agree with Shashank Saab on what he said. मेरा बिलीफ है कि ईरान ये ब्लॉकेज सस्टेन नहीं कर पाएगा। दैट इज बिकॉज ईरान का इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो CPI हर महीने ऑलमोस्ट 6% इंक्रीज हो रहा है। वेजिटेबल ऑयल्स हैव गॉन अप बाय 400%. And beef and chicken by about 190%. Now, inka total trade is about $180 billion. उसमें से 113 is about energy. Energy में almost 50%
will have to be exported at least directly through the sea. वो भी नहीं हो पाएगा. Now मेरा क्वेश्चन है, how long can Iran sustain this? मेरे ख्याल में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, and finally a regime change हो भी सकता है, like शशांक साहब said. Now इंडिया के ऊपर भी serious impact हो सकता है. इंडिया 2018-19 में इंडिया का टोटल ट्रेड विद ईरान वाज अबाउट 18 to 20 billion dollars. अभी last year it's come down to about 1.8 to 1.9. So India में भी there will be long term impact, but मेरे ख्याल में ट्रम्प ईरान में either negotiate surrender or regime change. और ट्रम्प तीसरा कोई सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. लक्ष्मण जी, मैं यहाँ पे नरेश कौशिक साहब के पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूँ, थॉमस महतू साहब, कि आप कह रहे हैं कि ईरान बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन जब से वॉर शुरू हुआ 28 फेब से, अगर मैं गलत नहीं, 28 फरवरी से, तो तब से लेके अब तक 6 महीने तक ऑलमोस्ट तो ईरान के ब्लॉकेज, तो नेवी ब्लॉकेज थे, उनके तेल को तो यूएस आने जाने दे नहीं रहा था, बीच में कुछ एक हफ्तों को छोड़ दे, तो फिर भी ईरान सस्टेन किया. ईरान क्या सस्टेन, क्या मतलब, ईरान इज लास्ट लेग पे है. प्लीज अंडरस्टैंड, 90% इन्फ्लेशन, 400% फॉर वेजिटेबल ऑयल, ये कब तक सस्टेन करोगे? मेरे ख्याल में देयर वुड बी सम पॉपुलर अपराइजिंग. ये मैं मानता हूं, उनका रेवोल्यूशनरीज आर स्ट्रॉन्ग, वो पूरा सोसाइटी में परमिएट किया है, बट दैट्स ऑल आई एग्री. बट इवन देन मेरे को ये कहना है कि दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन. कब तक सस्टेन करोगे? नॉट पॉसिबल. शशांक सर, एक चीज मैं पूछूं आपसे कि जब कह रहे हैं थॉमस महतू साहब कि कब तक सस्टेन करोगे, तो इसका एक मतलब ये भी निकाला जाए क्या कि जैसा कि यूएस दावा भी कर रहा है कि ईरान की मिलिट्री हमने पूरी तरह से लगभग 90%, और स्कॉट बेसेंट ने तो कहा 100% हमने ख़त्म कर दी है, तो मिलिट्री में कोई दम रहा नहीं, फिर भी वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, या फिर एमओयू की बातों को नहीं मान रहे हैं, तो अब दूसरा तरीका यह है कि मिलिट्री के एस्पेक्ट से आप नहीं आ रहे हैं, तो आप आर्थिक पहलू से उनको तोड़िए. आर्थिक कमर तोड़ेंगे तो शायद वो शर्तों को मान लेंगे. देखिए, अभी तक ईरान ने जिस तरीके से रेस्पॉन्ड किया है अमेरिकन मिलिट्री एक्शन को, या जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, तो उसमें ईरान ने जितने भी खाड़ी के बाकी देश हैं, अभी तक उन्होंने कहा है कि जो जहां से अमेरिका मिलिट्री हमारे ऊपर हमले करने के लिए यूज कर रहा है अपने बेसिस को, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे. तो इस बार ईरान ने कहा है कि अब चूंकि वो हमारे पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने वाले हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो जो उनके इकोनॉमिक एसेट्स हैं गल्फ कंट्रीज में, हम सब उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे. दे विल बी फेयर टारगेट्स फॉर अस. हालांकि जो अरब लोग हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, हम उनके साथ में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन जो अमेरिका के जो भी एसेट्स हैं इन देशों में, खासकर यूएई वगैरह में, हम उनको ऊपर पूरे तरीके से उनके ऊपर निशाना लगाएंगे. पहली बात ये कही है उन्होंने. दूसरा, अमेरिका को भी उन्होंने कहा है कि अब हम जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे आपके शिप्स के ऊपर. पहले हम रिएक्टिव कर रहे थे, अब प्रीएम्प्टिव करेंगे. और तीसरा, उन्होंने यह भी कहा है कि हम जो है किसी तरीके से भी इस बात को नहीं मानने वाले हैं. हम अपना काम, वहाँ पे जो ना एक शहादत का वो पुराना वो रहा है ईरान के अंदर, और खास करके अभी आपने देखा होगा कि ईरान के लोग अभी तक उनके खिलाफ नहीं हो पाए हैं. शुरू में जरूर जनवरी वगैरह में थोड़ा सा रजीम के खिलाफ थोड़े चले थे वहाँ पे प्रोटेस्ट, लेकिन जब से अमेरिका के हमले शुरू हुए 28 फरवरी के बाद से ईरान के सब लोग अभी तक एक साथ जुड़ गए हैं. तो रजीम को लगता है कि ये कम से कम शॉर्ट और मीडियम टर्म में पूरे तरीके से सब लोग जुड़े रहेंगे. और लॉन्ग टर्म की बात जो ये थॉमस मैथ्यू साहब ने भी कही है, वो लॉन्ग टर्म है. तो लॉन्ग टर्म पे तो निर्भर करता है कि कौन क्या कहाँ क्या रहेगा, क्योंकि अमेरिका में लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि नवंबर में उनका चुनाव होने वाले हैं, तो उनको लगता है कि अगले 2-3 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाएगा. ईरान सोचता है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है कि कई महीने कई साल चलेगा मामला. तो हमें देखना ये है कि किस तरीके से ये रिएक्शन ईरान वालों का होगा. और ये ट्रम्प साहब को भी ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह से उनके चुनाव नजदीक आ रहे हैं,
तो अमेरिका में जो डोमेस्टिक प्रेशर है उनके ऊपर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और शायद वो जो लॉन्ग टर्म की बात आप कह रहे हैं वो शायद मिड टर्म इलेक्शन से पहले चाहें कि इस तरह से आर्थिक पाबंदी लगा दें ताकि जितना जल्दी हो ईरान सरेंडर करता हुआ यहाँ पे दिखे। नरेश कौशिक साहब, इस पूरे चेतावनी को, आर्थिक प्रतिबंध लगाने के ऐलान को आप कैसे देख रहे हैं? ये मेरी राय थोड़ी सी भिन्न है। मैं ये मानता हूं कि ये जो रिजीम चेंज चाहते तो हैं अमेरिका के लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका का प्रशासन ये चाहता है कि वहां रिजीम चेंज हो, इजराइल भी ये चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा जनवरी में ट्रंप ने कहा था कि रिजीम चेंज करेंगे और आप आएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। लोग सड़कों पर आए और ईरान की सरकार ने उन पर गोलियां बरसाई और अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया। अमेरिका ने जब हमला किया तब नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने रिजीम चेंज की बात कही थी। उस वक्त कहा था कि अब जो है हम अपना काम कर रहे हैं, अब इसके बाद में आपका काम होगा कि आप अपनी सरकार को अपने हाथों में ले लें। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्ते से ये रिजीम चेंज की कोई बात अमेरिका नहीं कर रहा है। ये चाहता जरूर है और उसकी वजह बड़ी साफ है। अमेरिका के दबाव में आकर जो है कभी ईरान की जनता सरेंडर नहीं करेगी, रिजीम चेंज नहीं करेगी। जब भी किसी भी सरकार पर संकट आता है तो लोग सरकार के साथ हो जाते हैं। ईरान के साथ भी यही हुआ है। जब से लड़ाई हुई है, जब से इजराइल का और अमेरिका का हमला हुआ है, तब से वहां पर लोग एक साथ सरकार के साथ हैं। बहुत बड़ा उनको समर्थन है। ये बात सही है कि आर्थिक रूप से हालत बहुत खराब है। रियाल जो ईरानी मुद्रा है वो अब तक के न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गई है। आज की खबर है कि 2 मिलियन रियाल का $1 मिल रहा है, जो बहुत ही कम आंकड़ा है। इसी तरह से बेरोजगारी वहां पर बहुत है। लेकिन इस समय कोई वहां रिजीम चेंज नहीं होगा। और सच बात यह है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका कितनी धमकी दे, ये सारी धमकी जो है भारत या और छोटे मोटे देश हैं उनको जाती है। असली जो दादा है वो चीन है और रूस है, और सबसे बड़ा चीन है। चीन के ऊपर वो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि मई में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि हम ईरान के साथ जो चीन की कंपनियां जो ईरान के साथ सब जो व्यापार कर रही हैं, हम उन पर सैंक्शंस लगाएंगे। हम तो आपको जानते हैं क्या हुआ? चीन ने अपनी उन कंपनियों को कहा कि आप इनको नजरअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए जो अमेरिका कहता, हम अपना व्यापार करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन बिल्कुल अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है, और चीन जो है ईरान की सरकार को गिरने नहीं देगा। तो चीन जो है पूरी तरह से उसकी आर्थिक मदद करेगा, तेल खरीदता रहेगा। ये बात सही है कि खाड़ी के देशों में और इनका व्यापार कम होगा। यूएई ने तो इस और बेसेंट की घोषणा से पहले ही ये ऐलान कर दिया कि हमारा ईरान के साथ में अब सारा जो ट्रेड है वो एकदम बंद हो गया है। जबकि ये जरूरी है समझना कि यूएई ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उसने बंद कर दिया है। लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई बहुत डरा हुआ है। 20 साल से वो सैंक्शंस को झेल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे और देशों पर आप दबाव डालेंगे। अभी भी जो है चीन की मदद से तेल थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है, और जो है रूस भी उनकी मदद कर रहा है। और हो क्या रहा है अब, जो जिस तरह से आज जो वहां के जो सिक्योरिटी चीफ हैं ईरान के नए, उन्होंने ये कहा है कि हम तो भूचाल की तरह से इसका जवाब देंगे, आप आकर तो देखिए। तो होगा क्या कि वो जितने अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर वो नए सिरे से हमला करेंगे। और जैसा कि शशांक जी ने कहा कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। पहले तो रिस्पॉन्ड करते, तो प्रीएम्प्टिव ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान ने कहा है कि वो ना केवल हार्म्यूज से कोई तेल की बूंद बाहर जाने देंगे, बाकी भी जो रास्ते हैं
जबकि रेड सी का जो रास्ता है वो भी बंद कर देंगे। अभी थोड़ा बहुत तो आपने संकेत दे दिया है उस रास्ते को बंद करने का। सऊदी अरब का तेल वहीं से जाता था, लाल सागर से, तो उसको और उन्होंने कर दिया है। और हुथीस तो और ज्यादा बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा ईरान के मनोबल पर कोई दबाव पड़ेगा।